हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी जो ज्योग्राफी की एसएससी एग्जाम्स के लिए जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा आगे भी यहाँ से क्वेश्चंस के आने की बहुत संभावना है। ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आज ये हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो यदि आपने वो पहले 6 लेक्चर नहीं देखे तो आप वो देख सकते हैं। हर लेक्चर में हमने लगभग यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे भी यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। इसके अलावा यदि आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के अलावा पीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर कोई अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया जिसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो उन सभी एग्जाम के लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर लिम्नोलॉजी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड से रिलेटेड जितनी भी चीजों का अध्ययन किया जाता है वो कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, एसएससी सीएचएसएल 2016 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड पर स्थित है? या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, किस अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या फिर लैटिट्यूड कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर मानक माध्याह्न रेखा। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। देखिए, एसएससी सीपीओ 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या होती है 0 डिग्री अक्षांश। यदि मैं यहाँ पर इस प्रकार से अर्थ बनाऊं, है ना, और बीच से एक लाइन खींच दूं, तो इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बैथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? बैथोलिथ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, आग्नेय चट्टान है, घाटी है, द्वितीयक प्रदूषण है या फिर महासागरीय धारा है। तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। आग्नेय चट्टान है बच्चों, ये जो बैथोलिथ होती है एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है। ये क्या होती है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, पृथ्वी में के बाहर जब वो लावा निकलता है ना, देखिए आपको पता होगा पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, बाहर से पूर्णतः ही ठंडी है, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, लेकिन अंदर से करीब आप उसके 100 किलोमीटर अंदर जाएंगे, 150 किलोमीटर अंदर जाएंगे, तो आपको लावा देखने को मिलेगा। ठीक है, लावा देखने को मिलेगा। तो ये लावा क्या होता है, बाहर निकलता है कई बार ज्वालामुखी के माध्यम से। ठीक है, और कई बार यही लावा अंदर ही ठंडा होकर के जम जाता है। तो ये कई बार जब अंदर ठंडा होकर के जम जाता है तो अलग अलग संरचनाएं बनाता है। उसी में से एक संरचना है बैथोलिथ। ठीक है, इसको बैथोलिथ बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये गुंबदाकार संरचना होती है। गुंबदाकार आकार में जब पृथ्वी के गर्भ के अंदर ही लावा जम जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं। बैथोलिथ होता है, और भी बहुत सारी, लैकोलिथ होता है, फैकोलिथ होता है, सिल होती है, डाइक होती है, बहुत सारी अलग अलग संरचनाएं बनाता है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? बैथोलिथ बोलते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार आपको मैच करना है कि कौन सा रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो सबसे पहले कालाहारी बोला जा रहा है। तो कालाहारी जो है बच्चों, ये 3 आंसर इसका हो जाएगा। अफ्रीका में स्थित है, इस प्रकार से, है ना। कालाहारी आपको पता होगा शुतुरमुर्ग के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे फेमस है ये। आटाकामा की बात करेंगे तो आटाकामा बच्चों मरुस्थल है। ये कहां पर है? एक इसका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, यहां पर आटाकामा मरुस्थल, ये एक तटीय मरुस्थल या फिर तटीय डेजर्ट का भी एग्जाम्पल है, काफी ऊंचाई पर स्थित मरुस्थल है। थार डेजर्ट की यदि बात करेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान में मुख्यतः स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, एशिया में ये स्थित है। और ग्रेट विक्टोरिया ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का 3 था, तो पहले का 3 हो गया था अफ्रीका। दूसरा आटाकामा का क्या हो जाएगा? आटाकामा कहां पर है? दक्षिण अमेरिका का, तो इसका 1 हो जाएगा। थार डेजर्ट एशिया, तो इसका 4 हो जाएगा। और विक्टोरिया कहां है? ऑस्ट्रेलिया, तो 2। तो 3, 1, 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 मतलब डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, है ना। इसके अलावा बच्चों, जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल हैं या फिर डेजर्ट है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बना रखा है। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज्योग्राफी वाइज साहू सर प्ले लिस्ट में जा सकते हैं आप हमारे क्रेजी जी के ट्रिक के चैनल पर। तो वहां पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। काफी डिटेल में मैंने आपको ये डेजर्ट वाला लेक्चर कवर किया हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट आपके डेजर्ट के क्लियर हो जाएंगे, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, माउंट ब्लैक निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? माउंट ब्लैक की बात की जा रही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल 2000 का कोई क्वेश्चन है। एटलस, रॉकीज, एंडीज या फिर आल्प्स। तो जो बच्चों माउंट ब्लैक है, ये आल्प्स पर्वत पे स्थित है।
ठीक है, आल्प्स कहाँ पर है? यूरोप कॉन्टिनेंट में, या आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे देशों में ये स्थित है। लेकिन आपको याद रखना है माउंट जो ब्लैक है, ठीक है, ये आल्प्स की तो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। पूरे यूरोप की बच्चों जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो काकिकस पर्वत पर स्थित है, आपको याद रखना है, इस पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उष्ण मरुस्थल प्रायः कहां पर पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल या फिर गर्म मरुस्थल कहां पाए जाते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के किनारों पर, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के पश्चिमी किनारों पर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच और पश्चिमी किनारों पर, इसके अलावा विषुवत रेखा के निकट, या फिर महाद्वीपों के मध्य में। ठीक है, देखिए उष्ण या फिर गर्म मरुस्थल की बात की जा रही है। हॉट डेजर्ट जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो जो बच्चों गर्म मरुस्थल होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं और पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा कि मरुस्थल से रिलेटेड एक ऑलरेडी बहुत डिटेल में वीडियो मैंने बना रखा है थ्योरी वाला। आप वो देखेंगे ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मरुस्थलों का विकास पश्चिमी किनारों पर क्यों होता है ना। इसके अलावा दोनों गोलार्धों में 30 से 40 के बीच में ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, गर्म मरुस्थल क्या होते हैं, ठंडे मरुस्थल क्या होते हैं, तटीय मरुस्थल क्या होते हैं, ध्रुवीय मरुस्थल क्या होते हैं, ये सभी चीजें मैंने वहां पर कवर की हैं, तो वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिए, है ना। लेक्चर का नाम क्या है? विश्व के प्रमुख मरुस्थल या फिर डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। ठीक है, ज्योग्राफी वाइज साहू सर वाली प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में और पश्चिमी किनारों पर आपको मुख्यतः गर्म मरुस्थल देखने को मिल जाएंगे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री के आसपास आपको ये मरुस्थल देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है ना? भूमि का, खनिज का, चट्टान का, या फिर मृदा का। तो जो चट्टानों का अध्ययन होता है या फिर जो शैल विज्ञान होता है, शैल विज्ञान, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। देखिए कभी ना कभी एसएससी में कोई ना कोई यहां से क्वेश्चन आता रहता है बच्चों कि कॉस्मोलॉजी क्या होती है, पेट्रोलॉजी क्या होती है, अलग अलग अध्ययन जो चीजों का हम करते हैं तो उससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सारे जितने भी अध्ययन वगैरह होते हैं जिन भी चीजों के, तो वो आप जरूर पढ़ के जाइए, यहां से हमेशा आपको क्वेश्चन में देखने को मिलता है। एसएससी सीपीयू 2012 में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्वालामुखी के कप या कटोरा आकार का जो मुंह होता है, जो मुख होता है ज्वालामुखी का, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सिंडर, उद्गम, अधिकेंद्र, या फिर क्रेटर। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी, है ना। ज्वालामुखी मान लीजिए ये ज्वालामुखी है इस प्रकार से, है ना, तो इसका जो ये मुंह होता है, इससे लावा निकलता है इस प्रकार से लावा फ्लो होता है बाहर से, तो इसका जो ये मुंह है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बच्चों क्रेटर कहा जाता है। ठीक है, जिससे लावा बाहर आता है। इसके अलावा यही मुंह का आकार यदि बड़ा हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कार्लडेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्लडेरा। ये भी आपको याद रखना है, यदि इसका आकार बड़ा हो जाए क्रेटर का तो इसको हम कार्लडेरा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब कितना होता है? ठीक है, वायुदाब की बात कर रहे हैं, एयर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 1013.25 मिलीबार। मिलीबार जो है ये वायुदाब की यूनिट होती है मापने की। 1100.12 मिलीबार, 985.14 मिलीबार, 886.13 मिलीबार। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1013.25 मिलीबार। देखिए वायुदाब की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा वायुदाब आपको समुद्र के तल के ऊपर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक जलवाष्प होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको कहां देखने को मिलता है? समुद्र के तल के ऊपर ही देखने को मिलता है। और यहां पर कितना होता है? 1013.25 मिलीबार होता है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का खालिस्तान केंद्र कहते हैं। ठीक है, पहले आंसर देख लेते हैं फिर आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूं। तो बिंदु, सुई, नेत्र या सीमा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नेत्र। जो चक्रवात का केंद्र होता है बच्चों, जहां पर ज्यादा कुछ हलचल नहीं होती, बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? नेत्र बोलते हैं। झंझावात का नेत्र, चक्रवात की नेत्र बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से चक्रवात आता है, ये इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आता है चक्रवात। तो यहां पर जो ये बीच वाला क्षेत्र होता है ना बच्चों, ये बिल्कुल शांत होता है ना। तबाही कहां मचेगी? तबाही यहां पर मचेगी, ये किनारों पर, जहां जहां पर भी ये हवाएं चल रही है ना, यहां पर हवा के बीच वाला जो ये स्थान होता है ना, ये बिल्कुल शांत होता है और इसको ही क्या बोला जाता है? नेत्र बोला जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध के दाईं पवनों का विक्षेपण होता है। उत्तरी गोलार्ध में जो दाईं तरफ पवनों का विक्षेपण होता है वो किस कारण से होता है ना? तो कारण पूछ रहा है, पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन,
पृथ्वी का असमान तापन या फिर उपयुक्त सभी। तो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है बच्चों या फिर रोटेशन होता है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, आपको पता होगा, जिससे दिन और रात होते हैं। तो उसी रोटेशन या फिर घूर्णन के कारण या फिर रोटेशन पीरियड के कारण ही क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध पर पवनें अपने दाएं ओर मुड़ जाती हैं, है ना। फेरल के नियम के अनुसार आपने पढ़ा होगा, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या किस कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है ना। इसे हम विक्षेपण बल भी बोलते हैं, आपको याद रखना। एक कोरियोलिस बल भी होता है, कोरियोलिस कोरियोलिस बल। देखिए कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है, पवनें अपनी दिशा से मुड़ जाती हैं, लेकिन किस दिशा में मुड़ती हैं, दाईं ओर मुड़ती हैं, बाईं ओर मुड़ती हैं। तो ये कौन सा नियम बताता है, ये बताता है फेरल का नियम, ठीक है। तो कोरियोलिस बल और फेरल का नियम दोनों आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दूं, हमारा 2022 के लिए एसएससी का टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड किसी अन्य एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको टीच करेगी, ठीक है। करना क्या है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बाकी डिटेल आप वहां पर देख लीजिए। इसके अलावा दिवाली के उपलक्ष्य पे अभी आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है ना, तो अभी आपको बैच लेना बहुत फायदेमंद होगा, आप अभी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप DSSSC कूपन कोड को यदि बच्चों अप्लाई करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 500 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कूपन कोड मत भूलना, DSSSC ये हमारा कोड है। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल आप मुझसे इंटरेस्टिंग तरीके से ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेरा ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच जो कि सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, बिल्कुल लाइव है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को, सारी डिटेल वहां पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अभी दिवाली की स्पेशल सेल चालू है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, तो वो सारी डिटेल आप वहां पर देख सकते हैं। इंडिविजुअल भी आप वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, फैसिलिटी आपको दी गई है। तो अभी आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एक बार विजिट जरूर कीजिए हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, पूरे वर्ष वर्षा होती है। टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या फिर भूमध्य रेखी। तो किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है बच्चों, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है ना, भूमध्य रेखीय क्षेत्र मतलब भूमध्य रेखा के जो आसपास का क्षेत्र होता है उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र, है ना। इस प्रकार से यदि मैं अर्थ बनाऊं, है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, तो इसके आसपास इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो यहाँ पर साल भर वर्षा होती है। क्यों होती है, यहाँ पर जो भी पवनें गैसें होती हैं बच्चों गर्म होती हैं, गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, है ना, हल्की होती हैं, संतृप्त होती हैं, बादल बनते हैं, संघनन होता है उनमें, और फिर यहाँ पर लगभग लगातार डेली दोपहर में 2 से 3 बजे के बीच में 1-2 घंटे डेली वर्षा होती है, ठीक है। तो भूमध्य रेखी में साल भर वर्षा होती है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय निकाय पाक जल डमरू मध्य या फिर पाक जल संधि के सबसे निकट स्थित है ना। चिल्का झील, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर माहिम की खाड़ी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मन्नार की खाड़ी है बच्चों आपको दक्षिण भारत में देखने को मिल जाएगी। यदि यहाँ पे मैं इंडिया का प्रायद्वीपीय भारत का इस प्रकार से मैप बनाऊं ये, तो यहाँ पर आपको श्रीलंका देखने को मिलता है इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ही पाक जल संधि देखने को मिल जाएगी जो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कनेक्ट करती है। इसके अलावा श्रीलंका और तमिलनाडु को अलग करती है ना, पाक जल संधि। तो यहाँ पर आपको नजदीक में मन्नार की खाड़ी देखने को मिलेगी। चिल्का झील की बात करेंगे तो उड़ीसा में आपको यहां पर देखने को मिलेगी चिल्का झील। खंबात की खाड़ी की बात करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी खंबात की खाड़ी। इसके अलावा माहिम की खाड़ी तो कोई खाड़ी ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन भी कहा जाता है या फिर मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेन वन, मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, ये मानसूनी वन होते हैं, वर्षा पर काफी ज्यादा निर्भर होते हैं, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसके भी टाइप होते हैं, शुष्क आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। तो इस प्रकार के इसके भी टाइप होते हैं। तो आपको याद रखना जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं ये मानसूनी प्रकार के वन होते हैं, जबकि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन क्या होते हैं, मैंग्रोव वन अक्सर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तटीय क्षेत्रों में जहां पर मीठा पानी और खारा पानी मतलब समुद्र का पानी और नदियों का पानी आपस में मिलता है, डेल्टाई क्षेत्र जो होता है वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है।
कैस्पियन सागर की बात हो रही है बच्चों। अजरबैजान की बिल्कुल लगती है, रूस की बिल्कुल लगती है, यूक्रेन की नहीं लगती है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा, जबकि तुर्कमेनिस्तान की भी इसकी लगती है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, कैस्पियन सागर की यदि हम बात करेंगे बच्चों, तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी ये झील है ना। सबसे बड़ा सागर नहीं है, झील है सबसे बड़ी। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कैस्पियन सागर एक झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है ना। ये एक झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और ओवरऑल भी सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कौन कौन से देशों से इसकी सीमा लगती है? तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, यहां पर आपको ईरान मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा यहां पर अजरबैजान मिल जाएगा। तो इतने देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, आपको याद रखना है। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस और कजाकिस्तान, जबकि यूक्रेन से इसकी बाउंड्री नहीं लग रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर का हिस्सा है या फिर स्थित है? एसएससी CHSL 2000 का ये क्वेश्चन है। प्रशांत महासागर, अंध महासागर, हिंद महासागर या फिर उत्तरी ध्रुवीय सागर? मेलेनेशियन द्वीप समूह की बात की जा रही है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन का हिस्सा है मेलेनेशियन द्वीप समूह। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है बच्चों, इसको ही ओशिनिया भी बोलते हैं। तो ओशिनिया किसको बोलते हैं? जब मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और ये पोलिनेशिया। अब ये क्या है? मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। देखिए, ये तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर में बहुत सारे यहाँ पर द्वीप हैं, छोटे बड़े, है ना। तो इनको अलग अलग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो देखिए पपुआ न्यू गिनी है और यहाँ पर जो भी द्वीप हैं ये सारे, इनको बोला जाता है मेलेनेशिया। यहाँ पर आप एशिया के पूर्व में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको बोला जाता है माइक्रोनेशिया, और यहाँ पर आप आएंगे तो इनको हम बोल देते हैं पोलिनेशिया। तो इनको साथ में बोला जाता है ओशिनिया। ठीक है, तो जो ये मेलेनेशिया है, क्वेश्चन में था मेलेनेशिया किसका हिस्सा है, तो ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है भैया नॉर्वे का तट? डॉलगेशियन तट, फियर्ड तट, रियो तट या फिर उन्मंजित तट? तो फियर्ड तट का एग्जाम्पल है बच्चों कौन सा? नॉर्वे के तट। आपको याद रखना है ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यहां से बार बार रिपीट होता है, आपको याद रखना है। स्वेज नहर किसको कनेक्ट करती है? स्वेज कैनाल की बात की जा रही है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर गलत है, भूमध्य सागर, लाल सागर बिल्कुल सही बात है ना। यदि आप देखेंगे एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, है ना, यहाँ पर नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाएगा, इसके अलावा ऊपर यूरोप आ जाएगा। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है स्वेज कैनाल। एक कृत्रिम नहर है, आपको याद रखना है, एक कृत्रिम नहर है, मानव द्वारा निर्मित नहर है, जो कि 1869 में बन करके ये तैयार हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण नदी है व्यापार की दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? ठीक है, पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ? तो लगभग 2/3 हिस्सा बच्चों, या फिर 71% जो हिस्सा है पृथ्वी का, ये पूर्णतः जल से ढका हुआ है। तो सी आंसर इसका हो जाएगा, 2/3 हिस्सा किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है, महासागरों से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख नदियां और उनके किनारे जो प्रमुख प्रमुख नगर है, ये आपको पता होने चाहिए। ओहायो, टेनेसी, यूक्रेन या फिर पोटोमैक? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जो वॉशिंगटन है बच्चों, ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है, जो कि यूएसए की कैपिटल है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। विटिकल्चर खालिस्तान को संदर्भित करता है? विटिकल्चर सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशम, अंगूर, मछली या फिर सब्जी? तो जो अंगूर की खेती होती है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? विटिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। आपको याद रखना है, अंगूर की खेती को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, घास के मैदान वेल्ड्स कहां पर पाए जाते हैं? घास के मैदान वेल्ड्स, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया या फिर अमेरिका? ठीक है, तो अफ्रीका और खासतौर पर साउथ अफ्रीका की यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर वेल्ड्स पाए जाते हैं, जो कि ठंडे घास के मैदान हैं। ठीक है, शीत घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वेल्ड्स, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टैगा का अर्थ क्या होता है? पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, घास के मैदान या फिर मरुस्थल? तो जो शंकुधारी वन होते हैं बच्चों, ठीक है, शंकुधारी वनों को ही क्या बोला जाता है? टैगा वनस्पति, टैगा वन बोला जाता है। आपने देखा होगा, इस प्रकार के कुछ वन होते हैं, इस प्रकार के कुछ वन होते हैं, ये इस प्रकार के, है ना, इनको ही हम बोलते हैं। जैसे स्प्रूस हो गया, फड़ हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? टैगा वन बोलते हैं।
चीड़ हो गया, स्प्रूस हो गया, फर हो गया, ये सब इसके अंतर्गत ही आते हैं, इसके ही एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। बर्फ से ढके हुए होते हैं ये। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का, गिरनार पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? गिरनार पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही ये हिस्सा है गिरनार की पहाड़ियां। और कहां पर पाई जाती हैं? तो गुजरात राज्य में पाई जाती हैं। आपको याद रखना है, यहाँ पर गिर नेशनल पार्क भी है जो एशियाई शेरों के लिए, बब्बर शेरों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, है ना। एसएससी CHSL 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं जो ऑलरेडी अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। और इसका ये हमारा 7th लेक्चर था, 7th लेक्चर था, ठीक है। और हर सारे जितने भी हमारे सेशन हुए हैं उसमें हमने 25-25 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये हैं और करीब 175 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे एसएससी बार बार क्वेश्चन पूछता है, आपको एक आइडिया हो रहा होगा। तो उस हिसाब से आप जीएस को पढ़ सकते हैं, जीएस को डील कर सकते हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, है ना। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच बिल्कुल लाइव है, वहां पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।